इन 6 कारणों से कुछ स्त्रियां उठाती हैं गलत कदम। जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आप सभी का गोपेश ज्ञान यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज मैं आपके लिए बहुत ही काम की जानकारी लेकर आया हूं। आज मैं आपको बड़ा ही रोचक किस्सा सुनाने जा रहा हूं। प्राचीन समय की बात है। मायापुरी नाम की नगरी में रूपचंद नाम का राजा रहता था। उसके पास चिंतामणि नाम का एक तोता पला हुआ था। तोता बहुत ही बुद्धिमान था। एक दिन राजा ने तोता से पूछा, हे भाई, यदि तू ये बता दे कि मेरा विवाह किस देश के राजा की कन्या से होगा तो मैं तुझे जानूं। तोते ने ध्यान धरकर देखा तो उसे पता चल गया कि राजा साहब का विवाह मगध देश के राजा की कन्या चंद्रावती से होगा। उसने सारा हाल राजा को बता दिया कि मगध की राजकुमारी चंद्रावती आपकी पत्नी बनेगी। राजा ने तोते की बात जांचने के लिए अपने महल में ज्योतिषियों को भी बुलवाया। उनसे भी यही सवाल पूछा कि हमारे विवाह का योग किसके साथ बन रहा है। तो ज्योतिषियों ने भी वही बात बताई जो तोता ने बताई थी। अब तो राजा को अपने तोते की भविष्यवाणी पर पूरा यकीन हो गया। मित्रों, उधर जिस राजकुमारी चंद्रावती का नाम तोते ने राजा को बताया था, उस राजकुमारी के पास भी एक मंजरी नाम की मैना पली हुई थी। एक दिन राजकुमारी ने अपनी मैना से पूछा, हेरी मैना, सच सच बताना वरना मैं तेरा गला दबा दूंगी। मेरा होने वाला पति कैसा होगा, किस राजा का बेटा होगा, क्या नाम होगा। मित्रों, तब उसी तरह मैना ने भी माया नगरी के महाराज रूपचंद का नाम बताया। अब तो राजकुमारी ने अपने पिता से कहकर राजा रूपचंद को टीका चढ़वा दिया। बड़ी धूमधाम से दोनों का विवाह हो गया। राजकुमारी अपनी मैना से बहुत प्रेम करती थी, इसलिए वो मैना को अपने साथ लेकर आई। राजा ने सोचा, मेरा तोता भी बड़ा बुद्धिमान है, क्यों ना इसका भी विवाह अपनी रानी के मैना से करा दूं। इनका भी समय आराम से कटता रहेगा। यही सोचकर राजा रूपचंद ने तोता मैना का विवाह करके उन दोनों को एक ही पिंजड़े में छोड़ दिया। वे दोनों ही बड़े बुद्धिमान थे, दोनों ही तार्किक थे, इसलिए दोनों के बीच जोरदार बहस शुरू हो गई। मैना बोली, मैं इस तोते के साथ नहीं रहूंगी। मुझे पुरुष जाति से बड़ी नफरत है, क्योंकि पुरुष बड़े पापी होते हैं, धोखेबाज और निर्दयी होते हैं। उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तोता कहने लगा, अरे मैना, तुझे स्त्रियों के बारे में कुछ नहीं पता। कुछ स्त्रियां बड़ी झूठी, लालची और हत्यारी होती हैं। उन पर भी किसी तरह आंखें मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। न जाने कितने पुरुष दुष्ट स्त्रियों के जाल में पड़कर मौत के मुंह में चले गए। मुझे तो स्त्री के नाम से ही नफरत है। मित्रों, इस प्रकार वे दोनों की जोरदार बहस हो रही थी। बहस ही बहस में झगड़ा बढ़ता चला गया। तब राजा ने देखा कि तोता और मैना को जब से एक पिंजड़े में छोड़ा है, दोनों आपस में झगड़ते रहते हैं। एक दिन राजा ने उनसे पूछा, क्यों भाई, अब तो तुम दोनों पति पत्नी हो चुके हो, तुम्हें मिलजुल कर प्रेम से रहना चाहिए, फिर झगड़ा क्यों करते हो। तब मैना कहती है, महाराज, मैं तो तोते से यह कह रही हूं कि मर्द बड़े पापी होते हैं। यह बात तोते को हजम नहीं हो रही। तोता बोला, नहीं नहीं महाराज, मर्द स्त्रियों से ज्यादा पापी नहीं होते। राजा ने कहा, ठीक है, हमने दोनों की बात सुन ली। अब सिद्ध करो कि स्त्रियां कैसे पापी हैं और पुरुष कैसे। तब तोता कहता है, सुनो महाराज, मैं तुम्हें स्त्रियों के चरित्र के बारे में एक किस्सा सुनाता हूं, ध्यान देकर सुनो। किसी नगर में सागर दत्त नाम का एक सेठ रहता था। उसका गंगदत्त नाम का एक लड़का था। गंगदत्त व्यापार के सिलसिले में अक्सर बाहर चला जाता था। एक बार वो परदेश गया तो 12 वर्ष तक परदेश में रहकर ही व्यापार करता रहा। घर पर उसकी राजेश्री नाम की खूबसूरत पत्नी थी। पति जब परदेश से नहीं लौटा तो राजेश्वरी बेचैन रहने लगी। उसका मन भटकने लगा। और सच बात है मित्रों, स्त्री यदि अकेली रहती तो वो अपने पिता के घर भी रह लेती, किसी पुरुष के साथ बनकर क्यों आती।
ये बात पुरुषों को सोचना चाहिए, परंतु जो स्त्री पति के रहते भी पर पुरुषों में आसक्त होती है, उनका यह काम निंदनीय है। स्त्री को अपने सतीत्व की रक्षा स्वयं करनी चाहिए। पति यदि किसी कारणवश परदेश में फंसा है तो उसकी मजबूरी को भी समझना चाहिए। कोई खुशी खुशी परदेश जाना नहीं चाहता, पर क्या करें, पेट के लिए जाना पड़ता है। दोनों को एक दूसरे का विश्वास बनाकर रखना चाहिए। मित्रों, तोता बोला, हे मैना, राजेश्वरी को अब वासना ने अपने जाल में जकड़ लिया था। एक दिन वो घर की छत पर खड़ी थी तो उसने एक नौजवान युवक को जाते देखा। वो उसे देखते ही उस पर मोहित हो गई। मित्रों, कहते हैं राजा, लताएं और स्त्रियां, ये तीनों उसी का आश्रय लेते हैं जो इनके करीब होता है, जो इनके निकट होता है। राजेश्वरी ने उस पुरुष से मिलने का निश्चय कर लिया। उसने एक योजना बनाई। उसके पड़ोस में एक उसकी सहेली रहती थी। राजेश्वरी ने उस नौजवान युवक को अपनी सहेली के घर पर बुला लिया और उससे प्रीति जोड़ ली। प्रिय बंधु, अब तो वो हर रोज रात होते ही अपनी सखी के घर पर चली जाती थी। वहीं उसका मित्र भी आ जाता था। दोनों आपस में खूब मीठी मीठी बातें करते थे और दिन निकलने से पहले वो अपने घर पर लौट आती थी। इस प्रकार धीरे धीरे काफी दिन बीत गए। उनका मिलना जुलना जारी रहा। एक दिन राजेश्वरी का पति परदेश से लौट आया। पति को आया देखकर पत्नी बड़ी दुखी हुई। सोचने लगी, अब मैं इनके रहते अपने प्रेमी से मिलने कैसे जाऊंगी। उसने सोचा, चलो कोई बात नहीं, पति जब सो जाएगा तब उससे मिलने चली जाऊंगी। उसने वैसा ही किया। मित्रों, पति हारा थका आया था, सो रात को जल्दी सो गया। इस दौरान राजेश्वरी घर से निकलकर प्रेमी के पास चल दी। जब वो उससे मिलने जा रही थी तो रात्रि में रास्ते में एक चोर मिला जो चोरी करने के लिए कहीं जा रहा था। आधी रात के समय उसने एक स्त्री को जाते देखा तो सोचने लगा कि इतनी रात गए ये स्त्री कहां जा रही है, जरूर इसका किसी जार पुरुष से संबंध होगा। चोर उसका पीछा करने लगा और यह देखने लगा कि देखे ये कहां जाएगी। मित्रों, उधर चोर छिपकर देख रहा था। वो स्त्री अपने सहेली के घर पर पहुंच गई, पर हुआ क्या, संयोग से उस दिन उस स्त्री के प्रेमी को सर्प ने डस लिया था। उसकी मृत्यु हो चुकी थी। राजेश्वरी ने समझा कि वो अभी सो रहा है। उसी घर के द्वार पर एक पीपल का पेड़ था जिस पर एक भयंकर प्रेत बैठा हुआ था। यह सब लीला देख रहा था। प्रेत ने सोचा कि क्यों ना मौके का फायदा उठाया जाए। प्रेत उस मरे हुए आदमी के शरीर में घुस गया और उस औरत के साथ समागम करके उसकी नाक काट ली और उसके बाद प्रेत उसके शरीर से निकलकर फिर से जाकर पीपल पर बैठ गया। वो स्त्री अपनी कटी हुई नाक लेकर रोती चिल्लाती अपनी सहेली के पास पहुंची और उसे सारी बात बताई कि बहन, आज इस दुष्ट ने मेरी नाक काट ली, अब मैं अपने पति को क्या जवाब दूंगी। सहेली ने समझाया, देखो बहन, अब तो बचने का सिर्फ एक ही तरीका है। तू अपने पति के पास जाकर जोर जोर से रोना चिल्लाना शुरू कर दे। जब कोई पूछे तो कह देना पति ने नाक काट ली। सारा दोष तेरे पति पर लग जाएगा और तू साफ बच जाएगी। प्रिय बंधु, सहेली ने भी उसे बड़ी अच्छी युक्ति सुझाई। राजेश्वरी ने वैसा ही किया। वो अपने पति के पास जाकर जोर जोर से रोने चिल्लाने लगी। उसका रोना सुनकर घर के मोहल्ला पड़ोस के सारे लोग इकट्ठे होकर आ गए। उसका पति भी जाग उठा। उसने सारा दोष अपने पति गंगदत्त पर मढ़ दिया। राजेश्वरी के पिता ने यह खबर नगर के कोतवाल को दे दी। कोतवाल ने अपने सिपाहियों को भेजकर गंगदत्त को पकड़वा लिया। सुबह राजा के दरबार में उसकी पेशी थी। राजा ने जब उस स्त्री की बुरी हालत देखी तो क्रोधित होकर गंगदत्त को सूली पर चढ़ाने का आदेश कर दिया। प्रिय बंधु, उधर उस चोर को पता लगा कि गंगदत्त को सूली पर लटकाया जा रहा है, तो उसने सोचा कि मैंने अब तक बहुत पाप किए हैं।
उधर निर्दोष गंगदत्त को सूली पर चढ़ाया जा रहा है। क्यों ना उसकी जान बचाकर मैं एक पुण्य कमा लूं। चोर फौरन भागता हुआ राजा के पास पहुंच गया और बोला, हुजूर, गंगदत्त निर्दोष है। दोषी तो उसकी स्त्री है जो अपने बेगुनाह पति को सूली पर चढ़वा रही है। उसने सारी बात बताई। महाराज, मैं पेशे से एक चोर हूं और कल रात मैं चोरी करने के लिए घर से निकला तो मैंने देखा कि एक स्त्री तेजी से कहीं जा रही है। मैंने उसका पीछा किया तो पता चला कि वो अपने प्रेमी से मिलने आई थी, पर दुर्भाग्य उस दिन उसके प्रेमी को सर्प ने डस लिया था, जिसके कारण वो मर चुका था। वहीं एक पीपल के वृक्ष पर एक प्रेत रहता था। वो उस मरे हुए आदमी के शरीर में समाया और उस स्त्री की नाक काट ली। अगर विश्वास ना हो तो इसकी सहेली के घर में जाकर देख लो, वो आदमी अभी भी वहां मरा पड़ा होगा और उसके मुख में इस औरत की कटी हुई नाक मिलेगी। मित्रों, चोरी की बात जांचने के लिए राजा ने अपने सिपाहियों को भेजकर इस बात का पता करवाया तो बात बिल्कुल सच निकली। राजा ने तुरंत अपना फैसला बदलते हुए गंगदत्त को रिहा करवा दिया और उस झूठी मक्कार फरेबी स्त्री को जेल में डलवा दिया। तोता ने कहा, हे राजन, मनुष्य एक पाप को छुपाने के लिए सैकड़ों नए पाप कर डालता है। वो समाज के सामने अपने पाप को स्वीकारने के बदले उसे छिपाने में सारी शक्ति झोंक देता है, चाहे उसमें कितने ही पाप क्यों ना हो जाए। स्त्री हो या पुरुष, धर्म का ज्ञान दोनों को होना चाहिए। दोनों को संयमित रहकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। मित्रों, तोता की बात सुनकर मैना बोली, हे राजन, मैं तोता की बात से सहमत नहीं हूं। किसी काम की दोषी सिर्फ स्त्रियों को ही नहीं ठहराया जा सकता। उनके गलत चलने में पुरुषों की भी सहभागिता होती है। कई बार पुरुषों की गलतियों से स्त्रियां भटक जाती हैं। आज मैं तुम्हें 6 ऐसे कारण बता रही हूं जिसके चलते स्त्री गलत मार्ग पर निकल जाती हैं। उसमें पुरुष भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार होते हैं। पहला कारण, पति अपनी स्त्री को भरपूर समय दे। लंबे समय के लिए परदेश में या घर से बाहर समय ना बिताए। स्त्री को कम से कम अकेला छोड़े, जब ज्यादा ही आवश्यक हो तभी। नंबर 2, दूसरा कारण, पुरुष को चाहिए कि वो समय समय पर स्त्री की आवश्यकताओं को पूछता रहे, उसके आवश्यक साजो सामानों का ध्यान रखे। तीसरा कारण, पुरुष को चाहिए कि वो स्वयं भी नियम संयम से रहे। ऐसा कोई मौका ना दे कि दूसरे को बुरा लगे या उसे गलत राह पर चलने के लिए मजबूर करे। नशा आदि में लिप्त होकर अपनी जिम्मेदारियों से ना भागे। अपने चरित्र को साफ स्वच्छ रखे। नंबर 4, अपने दोस्त आदियों को घर पर ना बुलाए। उनसे बात करनी हो तो घर से बाहर चले जाएं और अपनी स्त्री को अकेले घूमने या पड़ोसियों के घर बैठने की आजादी ना दें। यदि कोई काम है तो स्वयं साथ में जाएं। बाहरी लोगों पर भरोसा करके पत्नी को उनके बीच अकेला ना छोड़े। 5वां कारण, स्त्री को व्यर्थ मारे पीटे नहीं, क्रोध में उसका अपमान ना करें, उस पर सुनी सुनाई बातों पर शक ना करें, उसे हीन शब्दों से ना पुकारें। ऐसा करने से पुरुष के प्रति से स्त्री का मन हट जाता है। 6वां कारण, उसे दूषित पुरुष और दुष्चरित्र स्त्रियों से दूर रखें। कहते हैं, मालिक अगर कुशल ना हो तो उसके नौकर चाकर और स्त्री बिगड़ जाते हैं। इसलिए इनका समय समय पर ताड़न और पालन दोनों होते रहना चाहिए। अश्लील चित्र, अश्लील फिल्में और अश्लील वस्तुओं से दूर रखना चाहिए। प्रिय बंधु, मैना के जवाब से राजा और तोता दोनों बड़े संतुष्ट हुए।